व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने शुरू किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, आज जो हम लोग सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है गुड्स। जब भी हम लोग गुड्स के बारे में पढ़ेंगे ना, गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी आइटम जो बिजनेस के अंदर पड़ी है, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मैं बोलूँगा ये गुड्स है। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, और ये ओनर ने परचेज इसलिए किए हो ताकि इसको मैं क्या कर सकूं, सेल। देखो दोबारा से समझा रहा हूँ, गुड्स का मतलब क्या होता है कि मेरे बिजनेस के अंदर ऐसी कोई भी आइटम पड़ी हुई है जिसको ओनर ने परचेज की ताकि उसको दोबारा से बेच सके। अगर मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, देखो अगर एक फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर की शॉप में जो फर्नीचर है वो उसके ओनर ने परचेज किया था ताकि आगे बेच के प्रॉफिट कमा सके। बट अगर एक स्टेशनरी की शॉप के ऊपर फर्नीचर पड़ा हुआ है तो क्या स्टेशनरी की शॉप वाले ने उस फर्नीचर को इसलिए परचेज किया था ताकि उसको बेच सके? द आंसर इज नो। वो स्टेशनरी को बाय करता है और उसको रीसेल करता है। इसका मतलब है कि गुड्स का मतलब है ऐसी कोई भी आइटम जो मेरे बिजनेस के अंदर पड़ी है, पहला उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, सेकेंड वो परचेज ही इसलिए की होनी चाहिए ताकि उसको बेच सके। तो देखो सर, गुड्स आर द physical items of the trade that are purchased to be sold. For example, for a stationery shop, stationery is the goods, and for an electronic shop, electronics is the goods. ठीक है सर, आई होप तुम लोगों को पहली डेफिनेशन क्लियर होगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में बोलती है कि परचेजेस क्या होता है। देखो, परचेजेस अकाउंट्स में एक ऐसी टर्म होती है जिसको हम तभी यूज़ करते हैं जब मैंने गुड्स को बाय किया हो। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर लिखा है राम परचेज फॉर ₹10,000। अब सर क्या परचेज किया है? कोई एसेट परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, क्या परचेज किया है? तो तुम लोग क्या मानोगे, जहाँ पर भी वर्ड परचेजेस होता है ना, परचेज टर्म ही इसीलिए यूज होती है टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स। इसका मतलब है जब भी वर्ड परचेज यूज होगा ना, अकेला, जब तक स्पेसिफिक नहीं लिखा, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख दिया। अगर कुछ नहीं लिखा तो तुम क्या मान के चलोगे कि ये जो परचेज वर्ड यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू गुड्स यूज हुआ है, कि परचेज में जो उसने खरीदा है उसको गुड्स को खरीदा है। तो देखो, द टर्म परचेज is used to record the purchases of goods that are bought for the purpose of resale. अब देखो सर, यहाँ तक समझ आया? गुड्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, परचेज इसलिए ताकि सेल कर सकूँ। परचेज वर्ड क्या होता है? परचेज वर्ड यूज होता है टू रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करना है? परचेज ऑफ गुड्स को। अच्छा सर, अब परचेजेज में क्या होता है? वो बोलता है कि जब अगर अकेला लिखा हो परचेज तो मान के चलना ये मेरे को टोटल परचेज गिवन है। सर टोटल परचेज मतलब, टोटल परचेज का मतलब है कि इस परचेज में कैश परचेज भी इंक्लूड है, प्लस इसी परचेज में क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड है। कैश परचेज का मतलब होता है कि मैंने गुड्स परचेज किए और ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार के ऊपर गुड्स लेके आया। तो जब भी टर्म परचेजेस यूज होगा ना, परचेजेस के अंदर कैश परचेज भी आएगा और क्रेडिट परचेज भी आएगा। तो देखो सर, द टर्म परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज। अच्छा सर, अभी तक क्या पढ़ा? गुड्स क्या होते हैं, परचेजेस क्या होता है। अब सुनो, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि जो मैं गुड्स मैंने परचेज किए, ठीक है, वो डिफेक्टिव निकल आए या कोई और रीज़न के कारण उन्होंने मेरी जो भी रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल नहीं किया, इसीलिए जो मैंने गुड्स परचेज किए ना, उन गुड्स को मैं वापस कर दूंगा। इसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न। सो द गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे आर डिफेक्टिव। गुड्स रिटर्न आर नोन एज द परचेज रिटर्न। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। गुड्स का मतलब उसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए कोई ना कोई, और वो परचेज की होनी चाहिए ताकि उसको मैं सेल कर सकूँ। परचेजेज एक ऐसी टर्म है जो यूज होती है टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स ओनली। परचेज रिटर्न का मतलब है जो गुड्स परचेज किए वो डिफेक्टिव निकला, इसलिए मैंने सेलर को रिटर्न कर दिए। अब देखो सर, सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल एक ऐसी टर्म यूज होती है, सेल का मतलब बेचना, ठीक है। ये टर्म अकाउंट्स में तब यूज होगी जब मैंने क्या बेचा हो, जब मैंने गुड्स को बेचा हो। तो जब भी मैं गुड्स को
जब भी मैं गुड्स को बेचूंगा ना, तो मेरे अकाउंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करने के लिए कि मैंने गुड्स की सेल की है, हम वर्ड यूज करते हैं सेल। तो देखो सर, द टर्म सेल्स इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ गुड्स। अब सेल में भी दोनों, अगर बस ये देखो, जब अकेला वर्ड लिखा हो ना सेल्स, अब तुम बोलो सर ये क्रेडिट सेल है, कैश सेल है, इसमें हम दोनों मान के चलेंगे कि ये जो सेल है ना ये टोटल है। लेट सपोज सेल्स है 1 लाख की, तो मैं बोलूँगा कि इसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों होंगी। हो सकता है ये 30,000 की हो सकता है 70,000 की हो, बट जब भी वर्ड सेल यूज होगा ना तो ये मान के चलना ये सेल की टोटल अमाउंट है। मतलब ये जो अमाउंट तुम्हें गिवन होगी ना सेल की, इसमें कुछ ना कुछ कैश सेल भी है, कुछ ना कुछ क्रेडिट सेल भी है। बाकी अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, ये तुम्हारे क्वेश्चंस में यूज होगा। तो अभी कंफ्यूज मत होना, बट ये याद रखना कि कभी भी बोला सेल तो इसका मतलब मान लेना कि इसमें हो सकता है कैश और क्रेडिट दोनों ही हैं। ठीक है, अब देखो सर, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है कि मैंने कस्टमर को गुड्स बेचे, ठीक है, अब मैं बेच रहा हूँ, सामने वाले कस्टमर के गुड्स डिफेक्टिव निकला, वो कस्टमर ने, वो परचेजर ने मेरे को गुड्स वापस कर दिए, उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। So the goods sold when returned by the purchaser are termed as sales return। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया? गुड्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न। अब सुनो सर ध्यान से, स्टॉक का मतलब क्या होता है? देखो, मेरे बिजनेस के अंदर मैंने 100 यूनिट्स मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज फर्नीचर है, चेयर्स बेचता हूँ मैं 100 चेयर्स मंगवाई मैंने, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 100 चेयर्स में से हो सकता है 50 बिकेगी, 50 अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है। जो 50 पड़ी हुई है ना, वो मेरे बिजनेस में होल्ड करके रखी हुई है। होल्ड किस लिए करके रखी है सर? आज 50 बची है ना, तो कल दोबारा दुकान खोलोगे, दोबारा बिक जाएगी। इसका मतलब है, स्टॉक का मतलब होता है कि जो मैं गुड्स लेके आया सेल करने के लिए, बट वो अभी सेल नहीं हुए, इसीलिए मेरे को उसको संभाल के रखना पड़ेगा ताकि मैं उसको आगे बेच सकूं। तो इसको बोलते हैं स्टॉक। देखो सर, स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज का मतलब मैंने क्या बोला, वो 100 चेयर्स जो नहीं बिकी, 100 में से जो 50 चेयर्स नहीं बिकी, वो मैं अभी तक रखूंगा अपने पास, होल्ड करके रखूंगा, ताकि इसको फर्दर आगे जब मैं बिजनेस करूंगा तब बेच सकूं। स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज ने अपने पास रखे हैं, क्यों रखे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ तक एक बार डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ो। देखो, दोबारा बोल रहा हूँ कि स्टॉक का मतलब क्या होता है? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है कि हम उसको छू सकते हैं, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। टेंजिबल एसेट है, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज ने संभाल के रखे हैं। क्यों संभाल के रखे हैं? ताकि उसको सेल कर सके इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब देखो सर, इसके आगे ये जो डेफिनेशन है ना, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल, इसको 2 मिनट रुक जाओ, मैं बाद में समझाता हूँ, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब ना स्टॉक 2 तरह के होते हैं। सर ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, लेट सपोज 2022 टू 23, मतलब 1/4/2022 से शुरू हुआ और 31/3/2023 पे ख़त्म हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये साल की स्टार्टिंग है, हो सकता है साल की स्टार्टिंग मतलब जब मेरे बिजनेस का साल का पहला दिन था, 1 अप्रैल थी, कुछ स्टॉक बचाओ। सर कैसे कुछ स्टॉक बचाओ? ये देखो, इससे पहले मेरी डेट होगी 31/3/2022, पिछले साल की। अब हो सकता है इसमें पिछले साल में कुछ स्टॉक बचा था, 50 चेयर्स बच गई, तो अब वो इस साल आ जाएंगी। अब मेरे को एक बात बताओ, जो साल की स्टार्टिंग में जो स्टॉक पड़ा होता है उसको मैं बोलता हूँ ओपनिंग स्टॉक। जो क्या थी मेरी 50 चेयर्स। अब मैंने पूरे साल बिजनेस किया, अब सेल की, परचेज की, जो भी है, और लास्ट में इन 50 चेयर्स में से मैंने 40 तो बेच दी पूरे साल, तो 10 बच गई। अब ये साल के एंडिंग में बची है, तो इसको क्या बोलूँगा मैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो जो साल की स्टार्टिंग में पड़ा होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, जो साल की एंडिंग में पड़ा होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो, स्टॉक हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो सर, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहले हमने पढ़ा गुड्स क्या होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और सेल होने चाहिए।
सेकंड, परचेज टर्म यूज होती है परचेज ऑफ गुड्स के लिए, परचेज रिटर्न मतलब हमने गुड्स वापस कर दिए सेलर को। सेल यूज होता है कि सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और सेल रिटर्न होती है कि परचेजर ने जिसने हमसे माल परचेज किया था उसने हमें वापस कर दिया। स्टॉक का मतलब होता है ऐसा टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज अपने पास संभाल के रख रहा है। क्यों संभाल के रख रहा है? ताकि वो उसको सेल कर सके इन फ्यूचर। अब देखो सर, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक जो स्टार्टिंग में पड़ा एंडिंग में पड़ा उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से समझो सर, अब उसने बोला अगर मैं बोल रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब होता है अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एंटिटी जो क्या करती है, अपने गुड्स को खुद बनाती है। एग्जांपल देता हूँ, टाटा मोटर्स है, वो अपनी गाड़ियों को खुद बनाता है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, और उसको फिर शोरूम में आके बेच देता है। डी मार्ट है, डी मार्ट में जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं वो खुद बनाता नहीं है, वो क्या करता है, डायरेक्टली परचेज करता है, सेल कर देता है। डी मार्ट को बोलते हैं ट्रेडिंग एंटिटी, कि मतलब वो गुड्स को डायरेक्ट परचेज करता है और बेच देता है। टाटा मोटर्स को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, इसका मतलब वो पहले गुड्स को बनाती है फिर बेचती है। अब देखो उसने बोला अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कोई भी बिजनेस का, तो उसके बिजनेस के अंदर 3 तरह के स्टॉक्स होंगे। सर कौन कौन से? देखो मैंने बोला टाटा मोटर्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। मेरे को एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है? सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब होता है कि ये खुद बनाएगा गुड्स को। अब वो गाड़ियां प्रोड्यूस कर रहा है, तो सबसे पहले मैं बोलूं उसको रॉ मटेरियल लगेगा। सर ये रॉ मटेरियल कौन सा? सर गाड़ी में टायर चाहिए, सीट्स चाहिए, ठीक है, और आगे डैशबोर्ड का जो भी वो सामान होता है, वो एलईडी स्क्रीन जो भी होती है वो चाहिए। इसका मतलब है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल के बाद क्या होता है? WIP, WI को बोलते हैं, WIP भी बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर लास्ट में बनते हैं फिनिश गुड्स। सर समझ नहीं आया, देखो समझाते हैं। ये देखो मैंने बोला एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के पॉइंट से सोचना टाटा मोटर्स पे, सबसे पहले रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल देखो, ये जितने भी गाड़ी को बनने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ये सब होता है, ठीक है, इंजन चाहिए, टायर्स चाहिए, बाकी सीट्स चाहिए, जो भी है ये रॉ मटेरियल है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये रॉ मटेरियल है, अब हो सकता है कि साल की स्टार्टिंग में या एंडिंग में कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हो। 100 टायर पड़े हैं, अभी तक पूरी गाड़ी नहीं बनी हो, 100 टायर रखे हैं ताकि अभी गाड़ियां बना सकें, तो इसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का स्टॉक इसलिए रखा जाता है ताकि प्रोडक्शन में यूज़ हो सके। अच्छा सर, एक होता है WIP। WIP का मतलब क्या होता है? अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, ये जो गाड़ी है ना, ये आधी बनी हुई है, मतलब इसको बेच नहीं सकते क्योंकि ये फिनिश गुड्स नहीं है, बट इसको रॉ मटेरियल भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें से कई चीज़ें इसमें ऑलरेडी लग चुकी हैं। इसका मतलब है ये क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि अभी इस गाड़ी के ऊपर काम होना बाकी है, इस गाड़ी के ऊपर काम अभी चल रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, आज 31 मार्च आ गई, 31 मार्च को ऐसी तुम्हारे पास 5 गाड़ियां पड़ी हुई हैं जो अभी तक पूरी बनी नहीं है, और इस पर पूरा कुछ रॉ मटेरियल लग चुका हुआ है, तो इसको क्या बोलूँगा? ये भी अभी तक मेरे बिजनेस के अंदर पड़ी है, ये मेरा स्टॉक है क्योंकि अभी तक बिकी नहीं है, इसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर लास्ट ये देखो, ये पूरी गाड़ी बन गई, ठीक है। अब हो सकता है टाटा मोटर्स ने ऐसी 1 लाख गाड़ियां बनाई हो, पूरे साल में 80,000 बिकी हो, 20,000 बची हो। अब बताओ ये रॉ मटेरियल, द आंसर इज नो। क्या ये WIP है? द आंसर इज नो। तो ये क्या है? ये है फिनिश्ड गुड। इसका क्या मतलब है? 3 तरह के स्टॉक होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के पास, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश्ड गुड्स। बट जो ट्रेडिंग एंटिटी होती है, मतलब जो डायरेक्टली फिनिश गुड्स को ही परचेज करते हैं, फिनिश गुड्स को ही बेच देते हैं, जैसे डीमार्ट होता है, वो चिप्स के पैकेट डायरेक्टली लेता है, डायरेक्टली बेच देता है अपना मार्जिन रख के। अब देखो उसने बोला कि अगर तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है ना, तो तुम्हारे पास 3 और तरह का स्टॉक होगा। सबसे पहला रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। तो इट कंप्राइजेज ऑफ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि उसने बोला कि ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है और ये किस लिए यूज़ होगा? मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होगा। टायर किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं? सर वो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो उसने बोला लाइंग अनयूज्ड, कि अभी यूज़ नहीं हुए क्योंकि आज साल की एंडिंग होगी, अब अगले दिन जाके यूज़ कर लेंगे।
वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज द स्टॉक दैट इज इन प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड, अभी तक फिनिश नहीं हुआ बट अभी प्रोसेस में चल रहा है ताकि इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके। अब देखो जी, स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब फिनिश गुड्स। अब देखो उसने बोला ट्रेडिंग एंटिटी के लिए, ट्रेडिंग एंटिटी के लिए मतलब होता है कि उसने डायरेक्टली परचेज किया और अभी बच गया, अब वो दोबारा से बेच देगा। इसका मतलब है ट्रेडिंग एंटिटी के लिए गुड्स का मतलब है वो स्टॉक, स्टॉक का मतलब है कि वो गुड्स जो अभी तक बिके नहीं है, विच आर लाइंग अनयूज्ड, सॉरी अनसोल्ड, ये देखो गुड्स दैट रिमेन अनसोल्ड फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल। अब देखो यार, एक बार लास्ट बार समझा लो, ट्रेडिंग एंटिटी के लिए क्या होता है कि अगर डीमार्ट ने चिप्स के पैकेट यूज़ किए, उसने सॉरी परचेज किए, परचेज किस लिए किए, ताकि उसको बेच सके, ठीक है। अब उसने बोला कि स्टॉक क्या होगा, ये चिप्स के पैकेट विच आर अनसोल्ड, ठीक है। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के केस में देखूँ तो गुड्स क्या होंगे, फिनिश गुड्स क्या होंगे, ऐसे गुड्स जो उसने मैन्युफैक्चर किए बट अभी तक बिके नहीं, उसने डायरेक्टली परचेज किया था और इसने मैन्युफैक्चर किया, ये दोनों में फ़र्क है। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा। अब देखो सर, नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स इज द सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं इसका नॉर्मल मतलब समझूँ, समझ ट्रेड रिसीवेबल कुछ नहीं होता, तुम दो चीज़ों को ऐड करो, दो चीज़ों का सम करो तो तुम्हारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। इसका मतलब अगर डेटर और बिल रिसीवेबल समझ आ गया तो दोनों को प्लस करके मैंने ट्रेड रिसीवेबल का नाम दे दिया। अब डेटर का मतलब समझो, मैंने किसी को गुड्स बेचे, ठीक है, क्रेडिट पे सोल्ड किए, गुड्स आर सोल्ड बाय माई बिजनेस टू सम अदर बिजनेस और टू सम अदर इंडिविजुअल ऑन क्रेडिट, ठीक है। सामने वाले इंसान ने मेरे को पेमेंट अभी तक नहीं की, तो मैं क्या बोलूँगा कि वो मेरे बिजनेस का डेटर है। डेटर का मतलब होता है ऐसा कोई भी इंसान जिसने मेरे बिजनेस को पैसा देना है। अब वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, अगर मैंने किसी कस्टमर को बेचा, ठीक है, या मैंने किसी दूसरे बिजनेस को अपने गुड्स को बेचे बट क्रेडिट पे बेचे, बट उससे पैसा भी आना रहता है, तो वो मेरा डेटर है। सो डेटर इज अ पर्सन, एक पर्सन भी हो सकता है, कोई दूसरा बिजनेस भी हो सकता है, और एन एंटिटी who owes an amount to the enterprise against the credit sale of goods। owes an amount का मतलब है अभी वो मुझे पैसा देना उसका बाकी है, ठीक है सर। नेक्स्ट सुनो, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो ये मेरा बिजनेस है, मैंने क्या किया, मैंने एक इंडिविजुअल को, लेट सपोज ए नाम के इंडिविजुअल को मैंने गुड्स को बेचा क्रेडिट पे। अब इसने बोला कि मैं तुम्हें 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स आई विल मेक यू द पेमेंट। मैंने कहा भाई मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, कल को तूने पेमेंट नहीं की तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसने बोला एक काम करता हूँ, मैंने इसको बोला कि देख मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं BR, बिल रिसीवेबल, ठीक है। इसके ऊपर मैं तेरा नाम सब कुछ लिखवा देता हूँ कि तूने मेरे को 3 महीने बाद इतने पैसे देने हैं, तेरा ये नाम है, ठीक है। तू इसको, ये मेरा डेटर है क्योंकि इसको मैंने क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स किया था, तू इसको एक्सेप्ट कर दियो। अच्छा सर समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझो। मेरे बिजनेस में अगर कोई गुड्स लेके गया, मैंने क्या किया, मैंने एक ना लीगल डॉक्यूमेंट बना लिया जिसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। लीगल डॉक्यूमेंट बना के मैंने उससे साइन करवा लिया कि कल को अगर उसने मेरे को पैसे नहीं ना दिए तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि उसने मुझे पैसे वापस करने हैं। तो बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसको एक्सचेंज करना है, मतलब मैंने डॉक्यूमेंट उसको देना है, वो साइन करेगा, फिर मेरे को वापस देगा, मतलब एक्सचेंज हो रहा है। एक्सेप्टेड बाय द डेटर, एक्सेप्टेड बाय द डेटर का मतलब है उसने मुझे पेमेंट करनी है, उसने एक्सेप्ट की है इस बात को कि ये जो बिल के ऊपर जितनी अमाउंट, जितना टाइम और जो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक्सेप्टेड बाय द डेटर अमाउंट ऑन विच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कि इसके ऊपर जो भी अमाउंट लिखी है उस स्पेसिफिक डेट पे रिसीव होगी। अब देखो ये एक बिल रिसीवेबल है जिसमें लिखा कैसे होगा, देखो आई डैश, मतलब ये कौन है, ए ने बोला आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 10 लाख टू मिस्टर मोहक छाबड़ा अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, जो भी है। इसका मतलब है यहाँ पर और ए के साइन होंगे कि वो ऐसे ए जो है अपने साइन करेगा कि हाँ भाई ये बिल रिसीवेबल है, मतलब मुझे इसको पेमेंट करनी है। अच्छा सर, अब देखो उसने क्या बोला कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जब तुम डेटर्स और बिल रिसीवेबल को ऐड कर दो। ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा चलता है। ट्रेड पेबल इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये उल्टा चलता है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी से गुड्स परचेज किए क्रेडिट के ऊपर, अब मुझे उसको पेमेंट करनी है, ठीक है, तो मैंने उसको बोला भाई थोड़ी देर बात कर दूंगा, तो
डेटर का मतलब पैसा आना है, क्रेडिटर का मतलब है पैसा देना। बिल्स रिसीवेबल का मतलब है सामने वाले ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे पेमेंट करूंगा एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। बिल्स पेबल का मतलब है मैंने प्रॉमिस किया कि तेरे को पेमेंट कर दूंगा। तो ये दोनों ऑपोजिट टर्म्स हैं। तो क्रेडिटर इज द पर्सन और एन एंटिटी टू होम एन अमाउंट इज टू बी पेबल टू एन एंटरप्राइज अगेंस्ट द क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स, की पेबल है ये वाली अमाउंट क्योंकि मैंने क्रेडिट परचेज किया था। बिल्स पेबल मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तेरे को पेमेंट करूंगा और फ्यूचर डेट के ऊपर इसको पेमेंट हो जाएगी। अब देखो सर नेक्स्ट प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है, सबसे पहले ना तुम लोग प्रॉफिट का मतलब समझने से पहले दो टर्म्स का मतलब क्लियर करो। सबसे पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो यार ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो डे टू डे बिजनेस में हो रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक फर्नीचर की दुकान है तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी परचेज ऑफ फर्नीचर और सेल ऑफ फर्नीचर। इसका मतलब है कि वो रोज के रोज फर्नीचर परचेज करता होगा, सेल करता होगा, ये इसका धंधा है, ये दिनों दिन का काम है। अब जो उस शॉप का ओनर था ना, उसने अपने नाम के ऊपर एक एफडी करवाई थी, मतलब बिजनेस के नाम के ऊपर एक एफडी करवाई थी 1 करोड़ की, जिसके उसको इंटरेस्ट मिलता है लेट सपोज 10 लाख रुपए का उसको इंटरेस्ट मिलता है। इसका क्या मतलब है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो मेरे बिजनेस पे डेली बेसिस के ऊपर हो रही है। जैसे फर्नीचर के लिए, एक फर्नीचर शॉप के ओनर के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी? परचेज ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। स्टेशनरी के लिए परचेज ऑफ स्टेशनरी, सेल ऑफ स्टेशनरी, मतलब जो उसका मेन धंधा है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो मेरे बिजनेस की नहीं है बट फिर भी मैं पैसा कमा रहा हूँ। जैसे उसने एफडी करवाई, एफडी से इंटरेस्ट आया, क्या उसका काम ही है कि वो पैसा उठाता है, एफडी करवाता है, इंटरेस्ट कमाता है? द आंसर इज नो। तो इसका ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो आई होप तुम लोग को ये दोनों मतलब टर्म्स का क्लियर होगा। अब देखो प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट मीन्स एन इनकम अर्नड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्नड ऑन द सेल ऑफ गुड्स। कि मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपये के गुड्स थे, मैंने 12,000 के गुड्स में बेच दिया तो मेरा 2,000 प्रॉफिट हो गया, और ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस होगा वो गुड्स को ही बेचता है। फर्नीचर वाला फर्नीचर है, स्टेशनरी वाला स्टेशनरी बेच रहा है, तो गुड्स को बेच के वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो उससे पैसा कमाएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट। अब सर प्रॉफिट 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग द गुड्स। देखो ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैं एक बार बताता हूँ। देखो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि मेरे को कितने का मैंने उसको सेल किया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है किसका? गुड्स का, इसमें से माइनस कर दूंगा मुझे कितनी कॉस्ट इनकर हुई उसको एक्वायर करने के लिए, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एक होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ एन एंटरप्राइज लेस इट्स टोटल एक्सपेंसेस। सर इसका क्या मतलब है? देखो अभी ये समझ आना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये वाला तुम लोग समझोगे फाइनल अकाउंट्स वाला एक चैप्टर में। तो देखो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मैंने बोला मेरे बिजनेस ने 4 जगह से पैसा कमाया। सबसे पहला उसने गुड्स बेचे, फिर प्रॉफिट कमाया। एक बार ना मेरे बिजनेस की ना एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग भी मैंने बेच दी, तो मैंने सेल की जब बिल्डिंग को तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब है मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। एक मैंने इंटरेस्ट कमाया एफडी से जो मेरे बिजनेस के नाम पे थी, तो मैंने एफडी का एक इंटरेस्ट कमाया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये तीनों मेरे बिजनेस की इनकम है? द आंसर इज यस। ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम और ये 2 है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम। इसका क्या मतलब है? अगर एक फर्नीचर की शॉप है तो ये जो गुड्स का प्रॉफिट है दिनों दिन होता है, बट यार बिल्डिंग उसने 10 साल में कभी एक आधी बारी बेच दी, 5 साल में एक आधी बारी बेच दी, तो बेटा ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हुई है ना, ये उसकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एफडी का इंटरेस्ट उसका ये धंधा है क्या? वो रोज
एफडी कराता है इंटरेस्ट कमाता है, एफडी कराता है इंटरेस्ट नहीं भाई, ये है उसकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब ये ऑपरेशंस में रोज के रोज नहीं आती। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है भले ही वो तुम्हारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, भले ही वो तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दोनों को प्लस कर दो। सर इसका मतलब कहना चाहते हो नेट प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा होगा? द आंसर इज यस। तो देखो उसने क्या बोला, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम हुई है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम हुई है ऑफ द एंटरप्राइज लेस इज टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस का मतलब है जरूरी नहीं है कि बस जो गुड्स को बनाने में एक्सपेंस लगे या गुड्स को एक्वायर करने में एक्सपेंस लगे बस वही लेना, बाकी सारे, अगर किसी को सैलरी दे रहे हो, कोई सेलिंग का स्टाफ रखा हो, सबको इंक्लूड करना, तो वो आएगा नेट प्रॉफिट। अब देखो सर नेक्स्ट, अब गेन। सर गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है जब मैंने पैसा कमाया हो अपनी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरे बिजनेस है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, ठीक है, कि मैं पढ़ाता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अपनी एक बिल्डिंग जो मेरे बिजनेस के नाम पे थी उसको बेच के 1 करोड़ रुपया कमा लिया, तो इसको मैं प्रॉफिट बोलूँगा? द आंसर इज नो, इसको मैं बोलूँगा गेन। गेन का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो मैंने कमाया है जो मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ कमाया है। तो देखो gain is the profit arising from the transactions which are not from operating activities of the business। एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ, ढंग से समझना, डिफरेंस बता रहा हूँ। प्रॉफिट का मतलब है, और प्रॉफिट और जीपी वन ऑफ द सिमिलर टर्म्स है, जिसमें क्या होता है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कि गुड्स को एक्वायर करने में कॉस्ट लगी, उसको सेलिंग प्राइस में बेचा, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट यूज होता है। गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाया होगा, मतलब जो मेरे बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज नहीं है वहां से कमाया होगा। अब सर लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है? खर्चा ज्यादा कर दिया, इनकम कम है, सो इट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड ओवर इट्स इनकम। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है जितना पैसा लगा किसी एक आर्टिकल को एक्वायर करने में। मतलब अगर एक ट्रेडिंग एंटिटी है तो मैंने, अगर मैं गुड्स, मेरे फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, तो अगर एक चेयर की कॉस्ट मेरे को, मतलब एक चेयर को अपने बिजनेस के अंदर लाने पे, कहाँ से, परचेजर से यहाँ तक लाने पे अगर 500 रुपये लगे तो 500 उसकी कॉस्ट है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑन अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। अब देखो सर नेक्स्ट आता है वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है? कि एविडेंस हुआ है कि ट्रांजैक्शन हुई है, सो इट इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट, की किसी ने इनवॉइस दिया तो मुझे पता लग जाएगा हाँ भाई इतने की सेल या परचेज हुई है। अब सुनो सर, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कि मेरे जो एक्चुअल अमाउंट है उससे कम में मैंने किसी को गुड्स बेच दिए, इसका मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब कि अगर 100 रुपये का मैंने सेलिंग प्राइस था, उसने बोला भाई 10% डिस्काउंट देना, इसका मतलब है वो मैंने उसको 90 में बेचा, तो इट इज़ नथिंग बट द रिडक्शन इन द वैल्यू। सो डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर। कि मैंने बोला कि अगर देखो रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और कैसे हो सकता है? कि अगर गुड्स इफेक्टिव है, 100 रुपये का गुड था, थोड़ा सा ना साइड से स्क्रैच था, तो मैंने कहा चल 50 का दे दूँ, तो रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स हो गया। बट अगर कोई कस्टमर आया, कस्टमर जो था वो मेरा रिलेटिव था, उसने कहा यार तो 100 का तो दुनिया को बेच रहा है, मेरे को 90 का दे दे, तो मैंने जो कस्टमर ने प्राइस पे करना था उसको कम कर दिया, तो दोनों ही क्या होते हैं? डिस्काउंट। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब मैंने बल्क में कोई चीज़ बाय करता हूँ तो मेरे को पर आर्टिकल की कॉस्ट कम करनी पड़ती है। कि मैंने बोला अगर कोई मेरे पास आया, उसने पहले मेरे से 10 यूनिट्स की डिमांड की, उसने बोला अगर मैं 100 यूनिट्स एकदम से खरीदता हूँ तो बता मेरे को कितना डिस्काउंट देगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बट कभी के बार ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, चलो ट्रेड डिस्काउंट के बाद एक बार कैश समझाता हूँ, फिर दूसरा पॉइंट समझाऊंगा दोनों का। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि मेरे पास एक परचेजर आया, कस्टमर ने बोला कि मैं तेरे से 100 यूनिट्स परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा यार 1 लाख रुपए लगेगा। उसने बोला अगर मैं तेरे को अभी के अभी पेमेंट करूँगा तो तू मेरे को डिस्काउंट देगा। मैंने कहा अगर तू अभी के अभी पेमेंट करता है ना और क्रेडिट पे नहीं लेके जाता कोई भी गुड्स को, तो मैं तेरे को 10% का डिस्काउंट दूंगा। इसका क्या मतलब है कि इससे दो चीज़ें होती हैं, बिजनेसमैन को फ़ायदा देखो क्या होगा। एक तो उसके बाद लमसम पेमेंट आई, 90,000 रुपये लमसम आया, वो इस 90,000 को कहीं से इन्वेस्ट करके अगर उसने 10% का डिस्काउंट दिया है तो 15% का रिटर्न कमा सकता है, तो 5% का उसको फ़ायदा हो गया। दूसरा, जो कस्टमर को अगर मैंने क्रेडिट पे गुड्स बेचे, कल को वो भाग गया, सिक्योरिटी मेरी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि अगर तू अभी के अभी पेमेंट करेगा ना कैश की,
तो बिजनेसमैन को दो फायदे हैं, एक तो उसका रिस्क कम हो गया, दूसरा वो इसी पैसे को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमा सकता है। इसका मतलब है कैश डिस्काउंट दिया जाता है अगर अर्ली पेमेंट हो जाए। तो देखो पढ़ते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज दी रिडक्शन इन द प्राइजेस बाय द सेलर टू द परचेजर व्हेन दे बाय द गुड्स इन बल्क, व्हेन दे बाय द गुड्स इन बल्क, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर द टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट, टाइमली पेमेंट मतलब एकदम से उसने पेमेंट कर दी, उसने बोला था हाँ आज का सारा पैसा दे दूंगा। अब ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज ऑलवेज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर ये अभी मैं नहीं समझाऊंगा, ये तुम्हें मैं समझाऊंगा जर्नल वाले चैप्टर में, तो अभी के लिए तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा, या ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.